तो ही हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नांदल ट्यूटोरियल्स के अंदर, जिसके अंदर हम कर रहे थे अपना जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी के सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईआईटी और टेरिशियल आर्मी के अंदर, और आपके साथ साथ एसएससी, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, कल हमने फिनिश किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, जिसके अंदर हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है, क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर होता क्या। जो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होकर वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। मीन्स ग्लूकोज टूट जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन दोस्तों दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑक्सी रेस्पिरेशन, एक होता है अनऑक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है कि जब हम ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा पैदा करते हैं, मतलब जब रिएक्शन, मेनली मान सकते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ हो रही है। और अनऑक्सी रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जब विदाउट ऑक्सीजन के ऊर्जा पैदा हो, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी हमारी। तो जो ऑक्सी रेस्पिरेशन के अंदर क्या है, जैसे C6H12O6, जब हम 6O2 के पार्टिकल्स लेते हैं, बैलेंस रिएक्शन है ये, 6CO2 और 6H2O प्लस हमारी क्या निकलती है दोस्तों, एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर से। जैसे मैं बोल दूँ, एक ग्लूकोज जो होता है, वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब बर्न होता है, जब वो जलता है या टूटता है, तो 38 ATP एनर्जी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, इतनी एनर्जी वो प्रोवाइड करता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट आ जाता है अनऑक्सी रेस्पिरेशन। जब जो हमारा ग्लूकोज होता है दोस्तों, एनिमल्स में बोल दूँ, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है और सेम उससे ऊर्जा निकलती है 2 से 3 ATP तक। सेकंड आता है जब ग्लूकोज जो होता है हमारा, वो पौधों में जब टूटता है तो एथिल एल्कोहल प्लस ऊर्जा, C2H3OH, एक बोल सकते हैं हम एल्कोहल का कंपोनेंट है ये भी, तो एक एल्कोहल का कंपोनेंट है दोस्तों। हम इसको फर्मेंटेशन बोल सकते हैं दोस्तों, किण्वन प्रक्रिया जिसके अंदर बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करें दोस्तों अपना। ग्लूकोज के अंदर हमने क्या क्या देखा दोस्तों, एनर्जी रेस्पिरेशन, एनर्जी, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। और फिर हमने देखा रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है और अनऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, जिनके अंदर एक के अंदर ऑक्सी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हमारी एनर्जी मिलती है, और अनऑक्सी के अंदर हमें विदाउट ऑक्सीजन। अब दोस्तों हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या है, जैसे कि रफ सा मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, इसके अंदर क्या बता रखा है, जैसे हमारे दो लंग्स होते हैं मेनली, राइट लंग और लेफ्ट लंग। इसके अंदर जो मेनली हमारा होता है ए सैक, वायु का जो थैला होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओलिवेली। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में अपना रेस्पिरेशन। कहाँ से स्टार्ट होता है मेनली, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों नोज़, जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। उसके अंदर एक कार्टिलेज होती है, जो नोज़ हमारा होता है क्या, कार्टिलेज से बना होता है मेनली, जो मतलब हमारी हड्डियों से कम ताकतवर होती हैं। मेनली हमारा नोज है जो वह क्या करता है, एक तो फिल्ट्रेशन, छनन, कि कोई भी वेस्ट मटेरियल, धूल वगैरह ये या एक्सेट्रा अलग चीज़ें हमारे नाक के अंदर से हमारी बॉडी के अंदर ना घुसें। एक होता है टेम्परेचर रेगुलेशन, सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हम देखते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, हमारे स्टमक के अंदर एक म्यूकस लेयर होती है, जो हमें हमारे स्टमक के HCl, कंसनट्रेटेड HCl से बताती है। सेम नाक के अंदर भी एक म्यूकस लेयर होती है दोस्तों, जो पार्टिकल्स को अंदर जाने से मेनली हमें रोकती है, और जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं या एक्सेट्रा पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में प्रेजेंट, उनको हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। और जो बाहर से आने वाली ठंडी हवा को मेनली क्या करती है, कन्वर्ट करती है, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेनली रेगुलेट हो सके। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, जो म्यूकस लेयर है। अब ये म्यूकस लेयर क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है, सभी ने फील भी होगी नॉर्मली अपनी नोज़ के अंदर। जो मेनली उधर ठंड में है ना, इस जब ये म्यूकस लेयर हमारी ठंड ज़्यादा होती है तो ये जम जाती है धीरे धीरे, तो हमें क्या फील होता है कि हमें जुकाम हो गया, हमें सांस अच्छे तरीके से नहीं आ रही है। क्या हो जाती है दोस्तों, जब ये सेमी सॉलिड हो जाती है
मेनली क्या होती है सेमी सॉलिड, ठंड में क्या होती है जम जाती है, जम जाने से क्या होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हम मुंह खोल के सांस लेते हैं फिर। और देखते हैं जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, गर्मी में पिघल जाती है ये म्यूकस लेयर, तो नाक बहता है। नेक्स्ट आई दोस्तों उबासी। अभी कई बार लोगों आपने देखा कि लोग उबासी ले रहे होते हैं, वो मेनली क्या रीज़न होता है उबासी लेने का उनका उनका दोस्तों एक मेन रीज़न होता है कि अब हमारे शरीर में ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है धीरे धीरे। अब उस ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए हम उबासी लेते हैं, और ये हमारी बॉडी की एक फोर्सफुल रिएक्शन होती है, हम इसको रोक नहीं सकते। नेक्स्ट है दोस्तों लार्नेक्स, साउंड बॉक्स बोला जाता है जिसको, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं मेनली। आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट कि मैमल्स के अंदर मेनली लार्नेक्स होता है। टंग जो होती है मेनली हमारी वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब बर्ड्स जो होते हैं, अब मेनली क्वेश्चन होगा मैमल्स के अंदर तो बहुत सारे जीव आते हैं सर, सभी बोल क्यों नहीं पाते हैं। जो मेनली बर्ड्स होते हैं उनके अंदर होता है सायरनिक्स, एक साउंड बॉक्स होता है। और मेनली होता है दोस्तों लायरनेक्स, जो पुरुषों में ना एज के साथ नहीं है, इसका साइज एज के साथ बड़ा होता रहता है, जैसे आपने देखा होगा जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बड़ी होती है मेल्स की, उनके गले से बाहर एक संरचना निकलनी स्टार्ट हो जाती है, एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाता है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। जो पुरुषों की आवाज़ होती है दोस्तों वो होती है लो पिच की और हैवी, और महिलाओं में ये दिखता नहीं है हमें एडम्स एप्पल, नॉर्मल रहता है। उनकी जो साउंड होती है ना वो हाई पिच की होती है और हाई फ्रीक्वेंसी की। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सिंगर्स होती, लेडी सिंगर्स होती जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच की साउंड है, आप ज़्यादा देर तक उनको सुन नहीं पाओगे। एक सॉन्ग सुन लिया, 2 सॉन्ग सुन लिया, 3 सॉन्ग सुन लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप कंटिन्यू उनको 2-3 घंटे तक नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वो थोड़ी देर में ना वो साउंड हमें परेशान करने लग जाती है, हाई पिच वाली और हाई फ्रीक्वेंसी वाली। अब आते दोस्त जो हमारे लंग्स मेनली हैं, उनके अंदर होता है एयर सैक, वायु थैला, जिसको एलिवेली बोलते हैं। मेनली ये हाँ क्या होता है, यहाँ से जो एयर में हमारी ऑक्सीजन होती है ना वो ब्लड में डाली जाती है और CO2 को इकट्ठा किया जाता है। हमने देखा था लंग्स की एक संरचना के अंदर कि यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो करोड़ों की संख्या के अंदर होते हैं। यहाँ से मेनली हमारा वर्क क्या होता है, जो यहाँ पे हमारी एयर आ रही है उस एयर के अंदर से ऑक्सीजन सेपरेट करके वो हमारे ब्लड में मिला दी जाती है और उस ब्लड से CO2 को इकट्ठा करके बाहर निकाल दिया जाता है। मानव में मेनली गैसों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दोस्तों, परिवहन जो होता है, एक होता है ऑक्सीजन, CO2 और बहुत सारी गैसेस। फिर आते हैं दोस्तों हमारे फेफड़े लंग्स। अब इनका मेनली देखते हैं, तो एक ना मेन ऑर्गन होते हैं बॉडी पार्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वो क्या होते हैं दोस्तों हमारे लंग्स होते हैं। मेनली जो पसलियों, जिनको हम पसलियाँ बोलते हैं, एक डायफ्राम से घिरा होता है जो इनकी सुरक्षा के लिए होते हैं मेनली। लेकिन लंग्स जो होते हैं दोस्तों वो कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई, इनकी मेन जो इकाई होती है, मतलब मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है एल्वियोली, एयर सैक, वायु थैला, जो हमारी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो करोड़ों में होती है, 1 करोड़ 2 करोड़। मेन देखते हैं दोस्तों मानव में जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ऑक्सीजन और CO2। मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों वो RBC, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा किया जाता है, जो मेनली हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, जो मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। और जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है दोस्तों पुरुषों में, एक मेन रिएक्शन जैसे बोल दूँ हीमोग्लोबिन प्लस 4O2 HBO, नॉर्मली एक रिएक्शन फॉर्मेशन होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ मिलके, जो हमारी बॉडी तक अलग अलग पार्ट्स फिर एनर्जी मिलती है। हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है दोस्तों मेल्स में वो 13 to 17 ग्राम होती है पर 100 ml। एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी के अंदर ये नॉर्मली मात्रा होती है, और महिला के अंदर होती है 12 to 15 ग्राम पर 100 ml। अगर मैं बोल दूँ 12 ग्राम से जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है उसको एनीमिया हो जाता है मेनली क्या होता है, जैसे उसके अंदर आयरन की कमी हो रही है, जैसे उसके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है, कल हमने विटामिन पढ़े थे, और पोलिक एसिड की उसके अंदर कमी हो जाती है मेनली। कई बार दोस्तों हम देखते हैं जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं, यहाँ पहाड़ों पे जाते हैं, यहाँ कहीं घूमने जाते हैं जहाँ जो थोड़ा पहाड़ी एरिया है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं,
वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मेनली सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। अगर वहीं मेनली क्या होती है दोस्तों, अगर हम वहाँ कुछ दिनों तक रह रहे हैं, कंटिन्यू रह रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ब्लड में जो हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कई बार बोला जाता है कि हिमालय पर रहने से आदमी या जो भी वहाँ जाते हैं व्यक्ति, वो थोड़े धीरे धीरे स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो मेनली बोल सकते हैं वहाँ पे थोड़ी एयर जो होती क्लीन होती है, और वो ब्लड में हमारी धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। अगर मैं बोलूँ, अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है मेनली, तो हम एक ना चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं और काम में हमारा मन नहीं लगता है। तो इसलिए बोलते हैं ना दोस्तों कि मैं थोड़ा पहाड़ों में गया और मेरा मन शांत हो गया, और मैं मेनली क्या हो गया, मेरा पढ़ाई वगैरह में मन लगने लग गया, मेरा किसी काम में मन लगने लग गया। तो मेनली क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो उससे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे हमारी बॉडी फिर शांत रहना स्टार्ट हो जाती है। एक रीज़न बोला जाता है दोस्तों, जैसे बोल दो कार्बन मोनोऑक्साइड, खतरनाक गैस है ह्यूमन बॉडी के लिए, सबसे खतरनाक गैस है। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करती है ना, HbCO2 एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जो एक परमानेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। इसके बाद ये बॉन्ड टूटता नहीं है। इसलिए आपको बोला जाता है सर्दी के टाइम पे, कभी आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों से या अपने बड़ों से, माता पिता से, कि रात को कमरे में कभी भी अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। अंगीठी जला क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड उस अंगीठी से निकल रही है, वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है, और जब वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कर लेती है, जो एक परमानेंट बॉन्ड होता है, जो टूटता नहीं है। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, और हमारी बॉडी के ऊपर से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे मैं बोल दूँ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, HbO8 या Hb4O2। मेनली दोस्तों यही रीज़न होता है, मतलब एक बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का कार्बन ऑक्साइड एक गहरा लव है, एक डीप प्यार है इसके साथ, गहरा लव है इसके साथ, इसकी वजह से ये इसके साथ हमें इससे बच के रहना चाहिए। मेनली जो हमारे शरीर का 98% है O2 हीमोग्लोबिन द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है फेफड़ों में, मेनली ऑक्सीजन 98% ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट करता है, और 2% डाइट ब्लड में घुल जाता है, जैसे हमने देखा था ओलिवली के थ्रू, हमारे लंग्स के थ्रू। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखते हैं नॉर्मली हमारा CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब दोस्तों हम देखते हैं जैसे 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, 23% बाय हीमोग्लोबिन, जैसे हमने यहाँ पे देखा कहीं ना कहीं से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम अंगीठी के पास ही बैठे तभी हमें कार्बन मिले, बहुत सारे और भी चीज़ें अवेलेबल है एयर के अंदर जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर कार्बन जा रहा है। ये 7% बाई ब्लड, जो ब्लड में घुल जाता है हमारा। जैसे बाई कार्बन्स बोल दूँ, Na+CO2+H2 NaHCO3, मतलब बहुत सारे रिएक्शन है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है अंतःश्वसन, एक होता है बहिर्श्वसन। जैसे मैं बोल दूँ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.004%। पहले थी ये 0.033% जो थी, लेकिन अभी इसकी क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हमारे पॉल्यूशन की वजह से। और जो हमारी जल वाष्प है, वाटर वेपर्स हैं, वो हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। 78% जैसे मैं बोलता एक्सप्रेशन, 16 to 17%, 4 to 5% सैचुरेटेड जल वाष्प। मतलब ये चीज़ें क्या होती है जो नॉर्मली हम बाहर से लेते हैं मेनली चीज़ें। तो दोस्तों अभी ना कुछ टर्म देखते हैं हम कि कुछ टर्म कैसे होती है। जैसे मैं बोल दूँ क्लोरिफिक वैल्यू की मैं जैसे बोल दूँ कि कोई भी मैटर है मेरे पास, कोई भी पदार्थ मेरे पास प्रेजेंट है, उसकी 1 ग्राम क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों, और जब मैं उसको जलाता हूँ तो उससे मेरे पास कितनी एनर्जी मिल रही है, कितनी हीट मिल रही है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लोरिफिक वैल्यू। जैसे मैं बोल दूँ कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी के अंदर जाता है 4.1 kcal ग्राम, और प्रोटीन देता है 5.2, और फैट देता है 9. सबसे ज़्यादा किसकी दोस्तों, फैट की। यह थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा जब फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर बताया जाता है, ये केमिस्ट्री के अंदर। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जैसे मैं बोल दूँ हाइड्रोजन हो गया, LPG हो गया जैसे, या CNG हो गया।
हमें इन चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू बताई जाती है कि किस चीज़ को हम जलाने पर सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों रेस्पिरेटरी क्वांटिन, श्वसनीय गुणांक। जैसे मैं बोल दूँ रेस्पिरेटरी क्वांटिन क्या होता है, जैसे मैं बोल दूँ CO2 मेनली कितना रिलीज हुआ और ऑक्सीजन कितना लगा। क्या बताना चाहता है इसके अंदर, इसके अंदर ये बताता है मेनली श्वसनीय गुणांक के अंदर कि जो मेनली हमारे बॉडी से कितना तो CO2 रिलीज हुआ और उसको रिलीज करने में हमारा कितना ऑक्सीजन लगा, मतलब रेशियो दोनों का बोल सकते हैं। फॉर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये 1 होता है हमेशा, एक फिक्स क्वांटिटी होती है, फिक्स वैल्यू होती है इन दोनों की, इसको थोड़ा याद रख लेना मेनली। तो जो RQ की वैल्यू होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए फिक्स होती है और फैट और प्रोटीन के लिए हमेशा <1 रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। जैसे मैं बोलता हूँ 500 ml, एक सामान्य श्वसन में ली गई वायु की मात्रा, छोड़ी गई वायु की मात्रा। मेनली क्या बोला जाता है दोस्तों, जैसे टाइडल वॉल्यूम, जैसे मैं बोल दूँ टाइड एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कितनी एनर्जी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो इसके अंदर भी यही होता है मेनली कि जब हम एक बिल्कुल नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर ली है और कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर हमने बाहर निकाल लिया। मतलब क्या कहना चाहता है, टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml टू 6000 ml मीन्स 6 लीटर। एक लंग की कैपेसिटी बता देता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बताते हैं कि कितनी हमने ली है कितनी हमने छोड़ी है। और दोस्तों देखते हैं हम कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ जुड़ी बीमारियां डिजीज़ देखते हैं। जैसे बोल दूँ सबसे पहले दमा, सभी लोगों ने सुन भी रखी होगी अच्छे से, सभी को पता भी होगी। जैसे मैं बोल दूँ दमा, अस्थमा। मेनली दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो रिब्स होते हैं हमारे या डायफ्राम होता है, उसकी जो मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव, मतलब क्या बोलते हैं स्प्रेड, और वो फैल और संकुचन, मतलब वो पास आ रही हैं दूर जा रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो सांस लेने में दिक्कत आती है। जैसे मैं बोल दूँ मेरे पास एक बैलून है, उस बैलून को मैं ईजिली उसके अंदर हवा भर रहा हूँ तो ईजिली फूल रहा हो, धीरे धीरे फूल रहा। लेकिन मैं बोल दूँ एक टाइम के बाद जैसे वो बैलून थोड़ा ख़राब हो गया, उसके अंदर मैं हवा भर रहा हूँ, वो फूल ही नहीं रहा है, ना प्रॉपर तरीके से सूख रहा है ना प्रॉपर तरीके फूल। जैसे मैं बोल दूँ मैंने उसको नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया बैलून को फुला के, तो बिल्कुल जम गया वो। तो उसको हम पिचकाएंगे ना तो इजीली पिचक जैसे हार्ड हो जाता है मेटेरियल, वैसे ही सेम। तो तमा के अंदर हम ये बोल सकते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं ना, मेनली यहाँ ध्यान देना ना, वो अच्छे तरीके से फैल नहीं पाते, फूल नहीं पाते मेनली, और अच्छे तरीके से सिकुड़ नहीं पाते। तो मेनली अस्थमा के अंदर यही बीमारी होती है कि हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते। एक सर एक्वायर्ड रेस्पिरेशन सिंड्रोम होता है दोस्तों, जो 21वीं सदी की पहली बीमारी है जिसको सब लोग जानते भी अच्छे तरीके से है। जो जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हुई, हमारे लंग्स पे फर्क पड़ा, मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लोग इसको जानते हैं, सभी ने इसको फील किया है। तो देखते हैं दोस्तों कोविड-19 सबने पढ़ा है, एक कंटीजियस बीमारी है। कंटीजियस बीमारी जो छुआछूत की बीमारी होती है। मेनली ये बीमारी कैसी होती है दोस्तों, जो एक व्यक्ति के थ्रू दूसरे व्यक्ति में सांस के द्वारा टच करने से फैल जाती हैं, कंटीजियस बीमारियां उनको बोलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और अपनी राय हमें बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी नहीं लगी है। धन्यवाद दोस्तों।